गुड मॉर्निंग मित्रों। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी में बहुत ही गंभीरतापूर्वक संलग्न हैं और इस तैयारी को पूरी तरह से इसका लक्ष्य भेदना चाहते हैं। और इस तैयारी में मैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिकार हसन आपकी तैयारी में पूर्ण सहयोग करने का इच्छुक हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें। मित्रों, फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में कमांड हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी को क्रमशः जलमंडल, वायुमंडल और सौरमंडल, स्थलमंडल, इन तमाम मंडलों में विभाजित करके अपनी तैयारी को समग्रता प्रदान करें और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल की परतें। ये तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली यूपीएससी, पीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम्स में वायुमंडल की परतों से बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम लोग देखते हैं कि इस वायुमंडल का समग्र अध्ययन हम किस तरह से करें और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ में क्रमशः शेयर करूंगा। हम आप देखें कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है, जिसे इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और आप देखें कि सभी वायुमंडलीय प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल की जो ऊंचाई है इसमें विविधता है। आप देखें इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक है। वहीं आप देखें ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। तो इस तरह आप देखें, और इस मंडल पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। ये क्षोभ मंडल की एक विशेषता है। आप देखें इसी मंडल में जो भी संवहन धाराएं हैं, जिन्हें हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, वो इसी क्षोभ मंडल में जो है बहती हैं। इसके अलावा आप देखें इस मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। आप इसमें ये देखें कि ये जो क्षोभ मंडल है इसमें ज़्यादातर प्राकृतिक घटनाएं जैसे बादलों का बनना, बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में जो वायु की 80% राशि इसी मंडल में पाई जाती है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसके बाद क्रमशः जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वायु की जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है, वो कम होता जाता है। इस क्षोभ मंडल और वायुमंडल में ओवरऑल जो वायु की जो गैसों का जो मिश्रण है, जो मिश्रित हैं हमारे वायुमंडल में, वो आप देखें कि नाइट्रोजन है 78.07% है। इसको हम यूँ भी देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में 78% आता है तो भी हम इसको देखेंगे। तो आप देखें 78.07% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी सर्वाधिक इसका घनत्व है। इसके अलावा ये याद रखना है कि ये नाइट्रोजन गैस का जो विस्तार है वो पृथ्वी से 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो रेशियो है 20.93% है, यानी इसको हम लगभग 21% जो है ये ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इस प्रकार से इन दोनों गैसों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 99% हो जाता है। शेष 1% में तमाम तरह की अक्रिय गैसें हैं।
और इसमें आप देखें CO2 है, इसका 0.03% रेशियो है और इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये CO2 गैस पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्गन है जो कि 0.93% है और नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस जो 0.01% है। मित्रों, इसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो अगली परत समताप मंडल है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 से 32 किलोमीटर तक है। इस मंडल की जो प्रमुख विशेषता है और इस पर जो प्रश्न बनता है कि समताप मंडल में जो वायुयान हैं वो बहुत ही आसानी से उड़ान भरते हैं और ये वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। इसकी जो ऊपरी परत है वो ओजोन परत है, यानी ओजोन मंडल समताप मंडल का ही एक हिस्सा है। अगर ये पूछ दिया जाए कि ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है तो ये समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक है। ओजोन परत को मापने की इकाई जो है वो डॉप्सन इकाई है। डॉप्सन महोदय ने इसको मेजर किया तो उन्हीं के नाम से जो है डॉप्सन इकाई को के रूप में ये जानी जाती है। आप देखें जो ओजोन परत है जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है रोकने का काम करती है। इसके अलावा आप देखें ओजोन मंडल को जो क्षति पहुंचाने वाली गैसें हैं वो CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। और इस CFC का प्रयोग प्रायः हम AC में और रेफ्रिजरेटर में और जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं उनमें हम इस CFC गैस का प्रयोग करते हैं। तो ओजोन परत में जो होल है, आप देखें कि ज़्यादातर CFC का प्रयोग विकसित देशों में हो रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल जो छेद हो रहा है ओजोन परत में वो ध्रुवों पर हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सन्निकट हो रहा है। ये बात भी हमें याद रखनी है। इससे ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो मध्य मंडल है ना, और ये 60 से 150 किलोमीटर तक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक जो है वायुमंडल की परत है, लेयर है, वो है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। इस पर प्रश्न प्रायः आता है। ये 60 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो आयनोस्फीयर है इसकी सीमा है। और आप देखें इसमें रेडियो तरंगें इसी मंडल से परावर्तित होती हैं। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि वो कौन सा मंडल है जिससे रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, तो ये आयन मंडल है। इस मंडल के 3 उपविभाग हैं जिसको हम D, E, F के नाम से जो है जानते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि अरोरा, जिसे हम ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, उसकी उत्पत्ति इसी आयन मंडल में होती है। इसके अलावा वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर है और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर जो है वो बहिर्मंडल का एरिया है। इस मंडल में प्रायः हल्की गैसें पाई जाती हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। और आप देखें इसी मंडल में ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि 10,000 से लेकर 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पाया जाता है। तो अगर ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो वायुमंडल की किस लेयर में पाया जाता है, तो वो एक्सोस्फीयर की सीमा में पाया जाता है। इसकी हालांकि कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इससे जब हम और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो मित्रों, आज का जो मेरा लेक्चर है वो वायुमंडल की विविध परतों पर था। आप इस पर गंभीरता से विचार करें, बहुत ही सरल टॉपिक है। और इसके बाद क्रमशः फिजिकल ज्योग्राफी के जो और महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन पर मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में और साथ ही साथ आपकी सफलता में मेरा कोई सहयोग बन सके, ये मेरा भरसक प्रयास रहेगा। जय हिंद, अग्रिम बधाई।